हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञानवर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड से पाठ 4 विदाई संभाषण पढ़ेंगे। विदाई संभाषण बालमुकुंद गुप्त जी के द्वारा लिखित है। इनका जन्म सन 1865 में ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, जो कि हरियाणा में पड़ता, वहां हुआ। इनके प्रमुख संपादन थे अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र आदि। इनकी प्रमुख रचनाएं थे शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। मृत्यु सन 1907 में हुई। विदाई संभाषण इनका सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला व्यंग लेख है, व्यंग रचना है। शिव शंभू के चिट्ठे का एक भाग है ये। शिव शंभू के चिट्ठे इनकी एक व्यंग कृति है, उसी में से ये अंश पाठ लिया गया है। यह पाठ वायसराय कर्जन, जो कि हमारे देश में 1899 से लेकर 1904 5 ईयर, और फिर 1904 से लेकर 1905 1 साल तक रहे, क्योंकि पहले इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। फिर दूसरे बार इनको दोबारा वायसराय बनाकर भेजा गया भारत में 5 साल के लिए, मगर 1 साल में रिटर्न होना पड़ा इनको। इनके शासन में भारतीयों की स्थिति बहुत ही दुखदायी थी। इसके विषय में लेखक बताते हैं। कहने को तो उनके शासनकाल में विकास के लिए बहुत से कार्य हुए, नए नए आयोग बने, किंतु उन सब का उद्देश्य भारत में गोरों की का माने ब्रिटिश सरकार का वर्चस्व, दबदबा स्थापित करना था, उनका प्रभाव बनाना था यहाँ पर, एवं साथ ही देश के संसाधन, जो देश के साधन थे, उनका अंग्रेजों के हित में सब सर्वोत्तम कैसे अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, ऐसा उनका उद्देश्य था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। अपनी तरफ से वो भरसक प्रयास कर रहे थे कि वो इंग्लैंड के लिए बेहतर कुछ कर जाएं, और इसके लिए उन्होंने भारतीयों का शोषण भी किया। मतलब वो ऐसे ऐसे नियम बनाए कि भारतीयों की स्थिति बहुत दयनीय हुई। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे। माने सरकार हो निरंकुश हो, उस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो, वो अपनी मनमानी कर सके, वो इस बात को मानते थे, है ना। निरंकुशता के पक्षधर थे। लिहाजा प्रेस पर भी उन्होंने नियंत्रण लगा लिया था, उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना नियंत्रण कर लिया। अतः काउंसिल में अपने मनपसंद एक अंग्रेज सदस्य को वो नियुक्त कराना चाहते थे, और यहाँ पर इंग्लैंड में उनकी इस बात को माना नहीं गया, तो देश विदेश दोनों जगह पर उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा, और ब्रिटिश सरकार ने उनके इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया। तो भारत देश में तो उनका सम्मान था ही नहीं, लोग दुखी थे उनसे, और विदेश इंग्लैंड में भी उनको नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने पहले से इस्तीफा दे दिया। विदाई संभाषण, इसके सारांश को समझने से पहले ये समझें कि विदाई संभाषण क्या है। इसे अंग्रेजी में फेयरवेल स्पीच कह सकते हैं। यहाँ पर किसी भी कार्यालय से, चाहे वो गैर सरकारी हो या सरकारी हो, है ना, किसी संस्था से, यहाँ अपन देखते हैं कि विद्यालय से भी छात्र विदा होते हैं, विदाई फेयरवेल पार्टी उनके लिए रखी जाती है। तो इसी तरह जब किसी की विदाई के उपलक्ष्य में कोई समारोह आयोजित किया जाता है ना, वो छोटे स्तर पे भी हो सकता है, बड़े स्तर पर भी हो सकता है। तो उस समय में विदा होने वाले व्यक्तियों के लिए या समूह के लिए एक तरह से उनके कार्यकाल के विषय में बताया जाता है कि उन्होंने जो कार्य किए किस तरह थे, उनका लोगों के साथ व्यवहार कैसा था, है ना। लोग उनको उनके कामों के लिए, उनके व्यवहार के लिए किस प्रकार याद रखेंगे, उनका प्रभाव कैसा था। इस संबंध में जो आयोजन कर रहा होता है उस विदाई समारोह का, उसमें वो ऐसा संभाषण देता है, एक भाषण, एक स्पीच देता है, जिसमें कुछ अच्छी बातें कही जाती हैं, और अंत में वो व्यक्ति या वो ग्रुप जो जा रहा है ना, जिसकी विदा हो रही है, विदाई जुदाई विछुड़ना, है ना, तो जो जा रहा है, अलग हो रहा है, वो भी अंत में
यहाँ उसके अनुभव कैसे थे, वो भी अंतिम में कुछ पंक्तियाँ, कुछ लाइनें वो भी कहता है। तो यहाँ पर देखिए, लॉर्ड वाइसराय कर्जन भारत देश में शासन के लिए आए थे, है ना। यहाँ पर ब्रिटिश शासन बहुत अच्छे से वो चला सके, इसलिए उनको भेजा गया था। 5 साल उन्होंने कार्यकाल का बिताया। तो अपने हिसाब से उन्होंने कोशिश की बेहतर अच्छा काम करने की, ताकि अंग्रेजी शासन जो है, ब्रिटिश सरकार, उसका वर्चस्व स्थापित हो सके। इसके लिए चाहे भारतीयों को परेशानी हो, कोई बात नहीं, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से, जिनकी तरफ से वो भेजे हैं, उनके प्रति वो उनकी ज़्यादा जवाबदारी दिखाते हुए उन्होंने काम किया। दूसरी बार उनके काम को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने फिर उनको भेज दिया। लेकिन अब स्थिति क्या बनी, अब वो 1 साल में ही आए, तो दोबारा थे 5 साल के लिए, लेकिन 1 ही साल में वापस जा रहे हैं। तो जो इस पाठ के जो लेखक हैं, उनकी एक रचना है शिव शंभू के चिट्ठे, ये उससे लिया गया है। शिव शंभू के चिट्ठे में एक भांग पीने वाला व्यक्ति है ना, वो भांग के नशे में रहता है। तो वो विदाई संभाषण में अगर लॉर्ड कर्जन के बारे में संभाषण देता तो वो किस तरह की बातें कहता, इस आपके पाठ में यही बताने का प्रयास किया गया है लेखक ने। क्योंकि उस समय प्रेस पर भी, आपको बताया कि प्रेस पर भी ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। इस तरह का संभाषण लिखना, लेखक ने जो लिखा, वो अपने आप में बहुत साहस का काम था। अब पढ़ते हैं, इसके सारांश को समझते हैं ना। पूरे पाठ को पढ़ने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसके सारांश को आप समझिए कि विदाई संभाषण में लेखक लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहते हैं, किसके, शिव शंभू के माध्यम से, कि आप भारत में स्थायी रूप से वायसराय बने रहना चाहते थे, परंतु आपके शासन का अंत हुआ। इससे स्पष्ट है कि ईश्वर की इच्छा मनुष्य की इच्छा से बड़ी होती है ना। मनुष्य कुछ सोचता है, उसकी प्लानिंग कुछ होती है, लेकिन ईश्वर की जो सर्वोपरि है, वो उस प्लानिंग में कुछ भी फेरबदल कर सकता है। तो ईश्वर की इच्छा आपसे बड़ी है। आपके दोबारा भारत आने पे भारत के रहने वाले भारतवासी कभी भी प्रसन्न नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि आप दोबारा आए, वे हमेशा आपके जाने की ही प्रतीक्षा करते थे। परंतु आज आपके जाने का जब समय होने वाला है तो मन करुणा से भरा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जब विदा होंगे, एकदम विदा होंगे, उनकी विदाई पार्टी होगी, तो उस समय क्या होगा। अभी वैसे लॉर्ड कर्जन इस स्थिति तक अभी नहीं गए हैं, है ना। शिव शंभू बोलेगा तो सोचेगा, कुछ लिखेगा तो इस तरह लिखेगा। तो परंतु आज जब आप जाने जा रहे हैं तो मन में करुणा, दुख जाग रहा है। सचमुच विदाई का जो विछोह का समय होता है, बहुत करुणा, दुख उत्पन्न करने वाला होता है भारत में। तो ऐसे यहाँ की रीति है, परंपरा है कि पशु पक्षी भी विदाई के समय दर्द का अनुभव करते हैं। शिव शंभू के पास 2 गायें थी, वो उदाहरण दे रहे हैं अपना, है ना। शिव शंभू लिखते हैं तो किस प्रकार लिखते हैं ना, ये विदाई संभाषण कैसा बोलते। तो उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि शिव शंभू के पास 2 गायें थी। एक गाय तगड़ी थी, बलशाली, ताकतवर थी, और एक कमजोर थी। बलशाली गाय कमजोर गाय को अक्सर धक्का मार के गिरा दिया करती थी, कभी सींगों से मारती। शिव शंभू को कमजोर गाय पर दया आई और उसने बलशाली गाय को बेच दिया, है ना, वहां से विदा कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि उस बलशाली गाय, जो कमजोर गाय को दुख देती थी, परंतु उसके बिछोड़ने से कमजोर गाय ने दिन भर चारा नहीं खाया। जिस देश में ऐसे पशु हों जो विदाई के समय ऐसा दुख अनुभव करते हैं, तो वहां के मनुष्यों को विदाई के समय क्या हालत होती होगी। लॉर्ड कर्जन के शासन का खेल उन्होंने सुखांत समझकर खेला, है ना। जब वो शासन करने आए तो वो सोचे सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। उन्हें आरंभ से लेकर मध्य तक सुख ही सुख मिला, परंतु अंत में इस शासन का जो अंत था वो दुखद हुआ। उनका जो जाना था वो दुखद था। वास्तव में सारी लीला रचने वाला लीलामय परमात्मा है।
और घमंडी खिलाड़ी व्यर्थ में ये घमंड दिखाते हैं कि ये एक सारा खेल वो रच रहे हैं। दूसरी बार भारत में जब लॉर्ड कर्जन आए तो उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि भारत में अंग्रेजों का राज वो सदा सदा के लिए स्थापित कर जाएंगे। परंतु उन्होंने अपनी करतूतों से इतनी अशांति फैला दी कि इतनी अशांति फैलाई कि आने वाले शासकों की कई वर्षों की नींद हराम करके रख दी। उन्होंने खुद तो कष्ट सहे, ऐसी बात नहीं उन्हें सुख हुआ। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को हमेशा यहाँ बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास किए, तो खुद तो कष्ट सहे, भारतीय जनता को भी दुखी किया। भारत के लोगों को इस बात का दुख है। लॉर्ड कर्जन की शान सबसे ऊपर थी। दिल्ली दरबार में ईश्वर और महाराजा एडवर्ड के बाद उनका सर्वोच्च स्थान था। उनकी कुर्सी सोने की थी। जुलूस में उनका हाथी सबसे ऊंचा होता था और सबसे आगे होता था। परंतु इतनी शान के बावजूद भी उनके ब्रिटेन के एक जंगी लाट ने, जंगी माने युद्ध करने वाली एक टुकड़ी है ना, उसके सामने उनको नीचा देखना पड़ा। कर्जन ने काउंसिल में क्या किया कि गैर कानूनी माने जो गलत कानून थे वो पास किए और अब तथा कन्वोकेशन में गलत भाषण दिए। जो अपनी धीरता थी, उनके पद की, उनकी जो गंभीरता धीरता थी, उसको मिट्टी में मिला दिया। उधर विलायत में उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दे डाली। विलायत गए और अपने एक फौजी अफसर को उन्होंने एक कमेटी थी उसमें रखवाना चाहा, लेकिन और कहा कि अगर इसे नहीं रखा जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आपने विलायत में इस्तीफा देने की धमकी दे डाली और ब्रिटिश सरकार ने उसी आपके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया, आपकी बात को नहीं माना। उन्होंने जब वो आए लॉर्ड कर्जन, तो उनके इशारों पर देश की, जो भारत देश की शिक्षा थी, स्वाधीनता थी, सब नष्ट हुई। उन्होंने बंगाल विभाजन कर डाला, उसकी योजना बनाई। परंतु अपने ही देश के भारत में वो इतना कुछ कर दे रहे थे कि बंगाल विभाजन तक कर डाला और देश बांट के रख दिया, लेकिन अपने देश में वो एक फौजी अफसर को नियुक्त ना करवा सके और उसी के रोष में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्योंकि बात पर वो अड़िग हो गए, अड़ गए कि या तो इसे फौजी अफसर को लो या मैं इस्तीफा देता हूँ। ब्रिटिश सरकार ने कहा तुम इस्तीफा दे दो, तो वो अपने देश में एक फौजी अफसर को न रखवा सके। भारतवासी लॉर्ड कर्जन की यह जो पापियों जैसी दशा थी, उन्होंने तंग तो पूरे भारतीयों को किया। ये पाप का जो बोझ था उसको लेकर अत्यंत दुखी थे भारतवासी। अब उनका जाना तय है, अतः वे इस अवधि को कैसे काट रहे होंगे। जैसे आप समझिए कि एक संस्था है या एक विभाग है, डिपार्टमेंट आपका, मैंने कहना चाहिए कि कोई एक सरकारी कार्यालय है, वहाँ पर एक बाबू अपना इस्तीफा दे देता है कि अब वो नौकरी नहीं करेगा, लेकिन उससे कहा जाता है कि जब तक दूसरे बाबू का प्रबंध ना हो, चाहे 1 महीना 2 महीना हो, तब तक तुम्हें यहाँ रहकर काम करना है। तो वैसी स्थिति में जो वो काम करता है तो उसे बेइज्जती महसूस होती है, अपमान महसूस होता है। ऐसी ही स्थिति लॉर्ड कर्जन की इस वक्त यहाँ थी भारत में, है ना, कि इस अवधि को वो वैसे कैसे काट रहे थे, ये तो वे ही जानते होंगे। लेखक लॉर्ड कर्जन को उनकी मनमानी पूर्ण शासन की याद दिलाता है। कर्जन ने अपने मन चाहा शासन चलाया, किसी की ना मानी, आंख मूंद कर और कान बंद करके शासन किया। कोई भी काम प्रजा की इच्छा के अनुसार नहीं किया। कैसर और जार ये भी शासक हुए अपने समय के, तो कैसर और जार घेरने घोटने पर प्रजा की बात सुन लेते थे। घेरना होता है आंदोलन करना, है ना, घेरना घोटना मतलब कि प्रजा अपनी बात रखे, चाहे वो प्रेस के माध्यम से रखे, चाहे वो आंदोलन करके रखे, हड़ताल नहीं करे, तो घेरने घोटने से ये शासक भी प्रजा की बात सुन लेते थे। नादिर शाह ने भी आसिफ जहां के तलवार गले में लटकाने पर उस वक्त ये फैसला कर लिया। वो पहले क्या कत्लेआम कर रहा था, लेकिन जैसे ही आसिफ जहां के गले में तलवार लटकाई, उसी वक्त उसने कत्लेआम रोक दिया।
परंतु लॉर्ड कर्जन ने में इतनी भी अपनी माने बात को, किसी की बात को मानने की इतनी भी आदत नहीं थी, इतना भी ताव नहीं था कि वह भारत की 8 करोड़ प्रजा की फरियाद को सुन सकते, है ना। उन्होंने बंगाल का विभाजन रोक सकते थे, है ना। 8 करोड़ जनता की बात सुनते, जनता क्या कह रही थी, बंगाल विभाजन ना हो, लेकिन उन्होंने बंगाल विभाजन का निश्चय किया था तो करके रख दिया है। वो जाते जाते बंगाल विभाजन की जिद पूरी करके गए। तब भला भारत की जनता कहाँ जाकर अपना दुखड़ा रोए, किससे कहे। भारत की प्रजा ने लॉर्ड कर्जन की मनमानी के दुष्परिणाम को देखा, है ना। जनता तो परेशान हुई, लॉर्ड कर्जन खुद परेशान हो रहे हैं, है ना। उनका अपमान हुआ, तो चाहे वो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के प्रति कितना वफादार बनने की कोशिश की, लेकिन अंत तो उनका बुरा ही हुआ। तो भारत की जनता ने लॉर्ड कर्जन की जो मनमानी उन्होंने की, उसका दुष्परिणाम, बुरे परिणाम देखे। उनके जैसे जिद ने भारत वासियों को दुखी किया, उसी जिद ने स्वयं लॉर्ड कर्जन को भी बर्बाद करके रख दिया। भारत की जनता भगवान पर असीम विश्वास करती है, वह दुख के दिन जैसे तैसे बिता लेगी, परंतु उसे इस बात का दुख है कि लॉर्ड कर्जन देश की प्रजा की श्रद्धा न जीत सके। अब जो कवि हैं, सॉरी लेखक हैं, अब वो ये कहते हैं कि जैसे अंत में विदाई संभाषण में जो विदा हो रहा होता है वो कुछ बोलता है ना। तो लॉर्ड कर्जन कभी कभी इस देश के अनपढ़ जनता के नाम अपने मुंह से ले लिया करते थे, और वही अनपढ़ प्रजा नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार की महिमा के गीत गाती है। उसके जो बुजुर्ग लोग हैं अपने बच्चों को उसकी नरवरगढ़ के राजकुमार की कहानियां सुनाते हैं। उस राजकुमार ने अपनी विपत्ति के समय, जब उसके राज्य में विपत्ति आई, उसको वहां से हटना पड़ा, है ना, नहीं तो वो मार दिया जाता, तो वो नरवरगढ़ में आया और उसने यहाँ पर आश्रय लिया। पहले उसने चौकीदार की नौकरी की, फिर ऊंचे पद तक पहुंच गया। जब उसके राज्य में सब कुछ ठीक हो गया तो वो वापस लौट रहा था, तो उसने अपनी विदाई के समय नरवरगढ़ के जो मुख्य द्वार था, है ना, वो राज्य का, वहां पर जाकर उस भूमि को प्रणाम किया, उसका उपकार माना, और तब वो गया वहां से। भारत की जनता आज तक उसकी कृतज्ञ राजकुमार, जिसने इस आभार माना उस भूमि का, उसकी याद करती है। तो लॉर्ड कर्जन अगर जो अपना विदाई में अंत में आप कुछ कहेंगे लॉर्ड कर्जन, तो क्या आप अपनी विदाई संभाषण में यह कह सकते हैं जिसमें आप अपने स्वार्थ को, अपनी धूर्तता का उल्लेख करें कि आपने स्वार्थ किया, चालाकी की भारतवासियों के साथ। भारत की भोली भाली जनता के प्रति क्या आप आभार प्रकट कर पाएंगे? क्या आप भारत के प्राचीन गौरव और यश को फिर से जाग जाए, ऐसी कामना, ऐसी शुभकामना देकर जाएंगे? लेखक को विश्वास है कि यदि कर्जन ऐसा करते हैं तो यहाँ की जनता उनकी गलतियों को माफ कर देगी, परंतु लॉर्ड कर्जन में इतनी उदारता नहीं है कि वो ये बातें सबके समक्ष कहें, है ना। वो अपने जो उनसे गलतियां हुई हैं वो उनकी क्षमा मांगे, है ना, और भारत के लिए कोई शुभकामनाएं देकर जाए, ऐसी उदारता लॉर्ड कर्जन में नहीं है।